अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट इंजेक्टेबल्स पेरेंटल प्रिपरेशंस, यानी जितने भी इंजेक्शंस होते हैं या जितनी भी पेरेंटल प्रिपरेशंस है एक ही बात है, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स हैं। तो उसकी हम बात करेंगे कि वो कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं और किस तरीके से उनको हैंडल आउट किया जाता है। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपके पास जो जितने भी इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस होती हैं, वो आपके पास स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल मीन पायरोजन फ्री, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो नहीं करवाया जाता, क्योंकि वो आपके जितनी भी ये वाली प्रिपरेशंस होती हैं इंजेक्टेबल्स या जितनी भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती है वो आपकी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। तो जो भी मेडिसिन आपके पास डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रही होती है, मेक श्योर कि वो आपके पास जो है वो स्टीराइल होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी किस्म की बैक्टीरियल ग्रोथ या किसी भी किस्म की पायरोजन की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो पेशेंट को हार्म काज करता है या उसके लिए नुकसान का बायस बनता है। ठीक है, अब इंटरनल बॉडी पे क्योंकि आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इस वजह से स्टीराइल का मतलब ये है कि वो उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ग्रो नहीं किए हुए हों। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई डस्ट के पार्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए, कोई फाइबर्स, किसी भी किस्म का कोई गिटी मटेरियल नहीं होना चाहिए। शुड बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक आपको पता है कि 0.9% NaCl सोल्यूशन, मतलब कि उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो मेनटेन होना चाहिए, एक होम्योस्टेसिस के अंदर मेंटेन हुई हुई हो। मल्टी डोज इंजेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लगते हैं, मतलब मल्टी डोज जो जिनके काफ़ी डोजेस जो है वो लगानी होती हैं, हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करवानी होती हैं, तो उसके अंदर आप प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक जो है वो रह सके। अब आते हैं एडवांटेजेस के इंजेक्शंस के। एक तो ये है कि रैपिड एक्शन होता है, मतलब आप लगाएंगे पेशेंट को तो थोड़ी देर में जो है वो अपना असर शो करना शुरू कर देता है, एज़ कम्पेयर टू टैबलेट एंड सिरप्स कि वो थोड़ा सा देर से अपना असर जो है वो शो करते हैं। फिर इसके अलावा वो वाले पेशेंट्स जो अनकॉन्शियस हैं, मतलब बेहोश हुए हुए हैं, नींद बेहोशी की हालत में, जो अपना मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो उनके लिए जो है वो आसानी हो जाती है कि यार उनको जो है वो आसानी के साथ आप एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर आप IM रूट से यानी मसल में आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा देर तक अपना इफेक्ट जो है वो शो करता रहता है। फिर इसके अलावा ये होता है कि जब आपके पास ड्रग एब्जॉर्ब ना हो रही हो प्रॉपर्ली, तो आप इस रूट को जो है वो प्रेफर करते हैं कि इससे आप जो है वो करवा सकें। फिर इसके अलावा ये है कि कुछ मिलीमीटर से लेके 4 लीटर्स तक जो है वो आप उनको ड्रग्स को जो है वो इंजेक्टेबल की फॉर्म में इंड्यूस करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ड्रग जो है वो रॉन्ग रूट से लगा दिया, आपने मसल में लगानी थी, आपने वेन में लगा दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, पेनफुल होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप जहाँ नीडल लगा रहे हैं तो दर्द तो होगी ना, और मसल का जो इंजेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बाज़ों का 2-2, 3-3 दिन तक नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आ जाती है हमारे पास पेरेंटल प्रिपरेशंस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, यानी आप पेरेंटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपने बनाने किस तरह, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आप उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है व्हीकल्स, यानी आपने उसमें जो है वो व्हीकल्स ऐड करेंगे, यानी कि कोई भी पानी की फॉर्म में कोई भी आप कह सकते हैं सॉल्वेंट जो है वो आप उसमें ऐड करेंगे, ताकि जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से आपके पास डिज़ोल्व होकर पेशेंट के अंदर जा सके। लिक्विड प्रिपरेशन में ये आपके पास आते हैं। फिर ऑयली व्हीकल्स होते हैं, कुछ ऑयल की फॉर्म में होते हैं, जैसे कॉटन सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, इस फॉर्म में भी जो है आप व्हीकल या जो सॉल्वेंट होता है उसको ले सकते हैं। फिर इसके अलावा आप इसमें क्या क्या डालते हैं, सोलुबलाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमने पीछे पढ़े थे, जो सोलुबल करवाते हैं। जो आपके पास आप फॉर्मुलेशन ले रहे हैं ना, फॉर्मुलेटिंग कंपोनेंट, उसमें बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो उसके लिए सोलुबलाइजिंग एजेंट डालेंगे। स्टेबलाइजर जो उनको स्टेबल करते हैं कि वो अपनी इंटेग्रिटी को मेनटेन रख सकते हैं। बफर्स क्या करते हैं कि आपकी pH को मेनटेन करके रखते हैं। फिर आते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, यानी कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स, कि आपने आइसोटोनिक एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन करके रखना होता है कि थ्रू आउट द जब तक उसकी शेल्फ लाइफ है तो उसकी आइसोटोनिसिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर उसमें रहें। ठीक है, फिर इसके अलावा वेटिंग, सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपने जो है वो इसमें ऐड करने होते हैं, ताकि वो बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है कि उसकी इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी लूज़ ना हो, वो एक खास प्रिपरेशन में ही रहे। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल टैबलेट्स। अब आपने पेरेंटल टैबलेट्स बनानी है तो आप किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या पेरेंटल प्रिपरेशंस बनानी है तो आप किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले जिस कंटेनर में आप बना रहे हैं उसको पानी के साथ साफ़ कर लें सही तरीके से, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से
उसकी वॉशिंग और क्लीनिंग कर लें। फिर मटेरियल कलेक्ट कर लें, जो जो आपने बफर्स डाले हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट डालें, या जो जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं उसके अंदर, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कलेक्ट कर लें। ठीक है। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, कंपाउंडिंग करनी है, यानी कि अब आपने बनाना है, उनको इकट्ठा करके बनाना है, सारी चीज़ों को जितनी जितनी मिकदार में लेनी है वो लेके उनको कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, क्योंकि लिक्विड प्रिपरेशन है तो आप उसको फिल्टर करेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, गिटी पार्टिकल या इस तरीके का कोई भी सब्सटेंस ना रहे, ताकि आपके पास जो भी प्रिपरेशन बने वो बिल्कुल प्योर, एक्यूरेट हो, पायरोजन फ्री हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रिपरेशन इन फाइनल कंटेनर्स में डाल देंगे, जहाँ पे आपने जो है उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। फर्दर प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा कि आपने सीलिंग करनी है, कंटेनर को सील करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप उसको सील पैक करेंगे तभी आप आगे उसको भेज सकेंगे कि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। उसके बाद पैक करने के बाद आपने उसको स्टीरलाइज़ करना होता है, स्टीरलाइजर्स के अंदर रख के स्टीरलाइजेशन करवानी होती है ताकि वो पायरोजन फ्री हो जाए, उसके अंदर अगर अभी भी कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल रह गया है तो वो रिमूव हो सके। उसके बाद आपने उसको लेबल करना है और उसकी पैकेजिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, वैल्यूएशन करनी है, उसकी डिफरेंट टेस्टिंग होती है, वो आप करके चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है वो मार्केट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट को, ताकि वो पेशेंट्स जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकें। पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो सिंगल डोज कंटेनर होते हैं हमारे पास और कुछ मल्टी डोज कंटेनर होते हैं। जो सिंगल डोज होते हैं उनको हम एम्प्यूल्स कहते हैं। यानी आपके पास ये क्वेश्चन भी बाज़ वक़्त पूछा जाता है कि एम्प्यूल्स और वायल्स में क्या डिफरेंस है। तो एम्प्यूल्स वो होते हैं जो सिंगल डोज होते हैं, मतलब एक दफ़ा आपने इस्तेमाल किया उसके बाद जो है आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब आप उसको दोबारा नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसमें जो है वो स्टेरिलिटी का इतना वो नहीं होता, मतलब देखते हैं उसमें भी, लेकिन वायल्स में ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उसको आपने जो है वो टाइम टू टाइम यूज़ करना होता है, दोबारा आपने इसको यूज़ करना होता है, तो उसमें आप जो है वो ये चीज़ें देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इंट्रावीनस फ्लूइड्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, आईवी इन्फ्लुएंस जो लगाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, डेक्सट्रोज हो गया, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन हो गया, मैनिटोल, रिंगर सोल्यूशन, लैक्टेटेड रिंगर। ये बेसिकली ये चीज़ें जो है ना वो डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स को वो उसकी चीज़ें देख के कि उसको वॉमिट वगैरह तो नहीं हो रही, मोशन तो नहीं है, मोशन सिकनेस, ये सारी चीज़ें जो है वो देख के उसको पेशेंट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली होते हैं एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा लिक्विड डोजेज फार्म का पोर्शन जो है वो ख़त्म होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है या किसी भी किस्म का कोई सवाल करना है तो आप इनबॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल, वहाँ पर भी जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी सवाल जो है वो आसानी के साथ कर सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।